नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता पारिक, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी, जयपुर। विद्यार्थियों, मैं अपने आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया में यूनिट संख्या 1 के टॉपिक शिक्षण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं से संबंधित विषय पर चर्चा करूंगी। तो चलिए चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ और जानते हैं शिक्षण का अर्थ। शिक्षण से जो तात्पर्य है वह है शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है। शिक्षा जगत में शिक्षा के साथ साथ शिक्षण का महत्व भी जुड़ा हुआ है। शिक्षण का सामान्यतः अर्थ बालक को शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है, किंतु शिक्षण मात्र यहीं तक सीमित नहीं है। शिक्षण का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। शिक्षण का संकुचित अर्थ औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप में शिक्षण के संकुचित अर्थ को लिया जाता है, जिसमें निश्चित समय, निश्चित विधियों, निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित रूप से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक का स्थान प्रमुख तथा बालक का स्थान गौण होता है। इसमें उदाहरण स्वरूप हम विद्यालयी शिक्षा को सम्मिलित कर सकते हैं, जहां एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित विधियों के माध्यम से शिक्षण का आयोजन किया जाता है। यानी विद्यालय में जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वह औपचारिक शिक्षा का एक रूप है। कुछ विद्वानों ने शिक्षण को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है। एडम्स महोदय ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दो व्यक्तित्व सम्मिलित होते हैं। इन्होंने कहा है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पर एक दूसरे के विकास में परिवर्तन के लिए कार्य करता है। यह क्रिया चेतना युक्त तथा सप्रयोजन होती है। कुछ विद्वानों ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। इनमें जॉन डीवी ने शिक्षण को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। रायबर्न ने भी शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया। रायबर्न के अनुसार शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और विषय। शिक्षण इन तीनों में ही स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण के मध्य शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया किसी न किसी विषय पर आधारित होती है। अतः शिक्षण प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं: शिक्षक, पाठ्यक्रम तथा शिक्षार्थी। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग सम्मिलित है। पाठक एवं त्यागी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, मनोरंजन और व्यवसाय से अपने वातावरण से अनुकूलन करने के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, ये तो था शिक्षण का संकुचित अर्थ तथा शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण के व्यापक अर्थ के अंतर्गत हमने जाना कि शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह औपचारिक रूप हो, चाहे वह अनौपचारिक रूप, यानी हम अपने जीवन में कार्य करते समय भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब हम
शिक्षण के शासन व्यवस्था के अनुसार शिक्षण के क्या अर्थ होते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। शासन व्यवस्था अनुसार शिक्षण का अर्थ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह प्रत्येक देश में उसकी शासन प्रणाली से प्रभावित होती है और उसके अनुसार ही इसका अर्थ भी अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं के अनुसार अलग अलग माना जाता है। तो एक तंत्र में शिक्षण का जो अर्थ माना गया है वह माना गया है इसके अंतर्गत एक तंत्र होता है, इसमें अध्यापक को प्रमुख माना गया है तथा विद्यार्थी को गौण माना गया है। यानी एक तंत्र होता है, इसमें तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है और इस प्रकार के वातावरण में शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक प्रधान होता है। शिक्षक कक्षा में एक आदर्श माना जाता है और वह छात्रों पर अपना एक प्रभाव या अपना एक रौब जिसे हम कह सकते हैं या दबाव कह सकते हैं वह रखता है और उन पर अपने आदेशों तथा अपने विचारों को बलपूर्वक रखता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र एक तरीके से शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनने के लिए बाध्य होते हैं। शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना किसी तर्क के उन्हें स्वीकार करना होता है। शिक्षक इसमें सक्रिय रहता है और छात्र इसमें एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहता है। और इस प्रकार का जो शिक्षण होता है एक तंत्रात्मक, उसमें शिक्षण में वार्तालाप, तर्क तथा शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार छात्रों को नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वह हमारा है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। इस तरह का जो शिक्षण कार्य होता है, जहाँ इस तरह की शासन व्यवस्था है, वहाँ पर शिक्षार्थी का स्थान प्रमुख माना गया है और साथ ही साथ यह जो है मानवीय संबंधों पर बल देता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे को इसके अंतर्गत प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र शासन जो है वह मानवीय संबंधों पर आधारित है। सामान्य जनता की इच्छा इसमें सर्वोत्तम मानी जाती है। विद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थी की इच्छा को सर्वोत्तम माना जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में शिक्षण लोकतंत्र के आधार पर यानी प्रत्येक विद्यार्थी को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही सक्रिय होते हैं। इनके मध्य में शाब्दिक अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। कक्षा के अंतर्गत शिक्षक के साथ छात्रों को तर्क करने का, प्रश्न करने का, उत्तर पाने का तथा अन्य प्रकार के वार्तालाप करने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य इसके अंतर्गत अंतःक्रिया चलती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए गेज महोदय ने कहा है, शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। यानी लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक केवल विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का कार्य करता है और उनमें स्व अनुशासन पर बल देता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। हस्तक्षेप रहित यानी इस प्रकार के जो शिक्षण होता है, ये जो शिक्षण है हस्तक्षेप रहित, ये आधुनिक अर्थ को स्वीकार करती है। इसमें शिक्षक जो होता है इसमें शिक्षक का जो रोल होता है वह एक मित्रवत स्थान रखता है। यानी शिक्षक एक मित्र के रूप में इसमें स्थान निभाता है। यह विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जो अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण यानी जिन्हें विद्यार्थी को पूर्ण करना होता है या जिनमें बाधा होती है। विद्यार्थी उनको पूरा करने के लिए इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और उनका इन बाधाओं को सॉल्व करके ही उनका समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। इससे छात्रों में एक सृजनात्मकता का विकास होता है। सृजनात्मकता का विकास करने में इस तरह की जो शिक्षण प्रणाली है वह सहायता प्रदान करती है और इस प्रणाली में जो शिक्षण कार्य होता है वह बाल केंद्रित हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के अनुसार शिक्षण का अर्थ हमने जाना। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे।
शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण को स्पष्ट करने के लिए गेज महोदय ने कहा है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए रायंस महोदय ने कहा है, दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। इसी विषय में मॉरिसन महोदय ने कहा है, शिक्षण एक परिपक्व व्यक्ति तथा कम परिपक्व के मध्य आत्मीय या घनिष्ठ संबंध है जिसमें कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी शिक्षण की कुछ परिभाषाएं। अब हम जानेंगे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। शिक्षण की विशेषताओं का अब हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली शिक्षण की जो विशेषता है वह है शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। अधिगम यानी सीखना। विद्यार्थी जो अधिगम करता है उस अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाने का कार्य शिक्षण के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, शिक्षण के दो प्रमुख अंग है, सीखने वाला तथा सिखाने वाला। सीखने वाला व सिखाने वाला यानी दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक सीखता है और एक सिखाता है, जिन्हें हम शिक्षक और शिक्षार्थी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण। शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है। यानी शिक्षण का जो एक अन्य विशेषता है वह यह है कि शिक्षण और अधिगम की जितनी भी परिस्थितियां होती हैं उनमें शिक्षण एक संबंध स्थापित करता है। यानी शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य, सीखने और सिखाने के मध्य शिक्षण एक संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है शिक्षण मार्गदर्शन करता है। शिक्षण हमें आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शित करता है, मार्गदर्शन हमारा करता है। तो यह भी शिक्षण की एक विशेषता है। नेक्स्ट है शिक्षण का कार्य ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षण ज्ञान प्रदान करता है, यह शिक्षण की एक अन्य विशेषता है। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह शिक्षण के माध्यम से ही करते हैं। अगली विशेषता है शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण को कुछ विचारकों ने, जब हम इसकी प्रकृति को जानेंगे तब हम ये समझेंगे कि शिक्षण को कला और विज्ञान किस तरह से बताया गया है। नेक्स्ट है शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक तथा शाब्दिक व्यवहार निहित रहते हैं। यानी शिक्षण संकेत के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से और शाब्दिक व्यवहार के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। यानी तीनों तरह के व्यवहार शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। शिक्षण के माध्यम से हम हमारे अंदर कई प्रकार के कौशलों का विकास करते हैं। शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया, जैसे मानचित्र बनाना, ग्राफ बनाना, मॉडल बनाना आदि कई प्रकार के कार्य हम शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। तो शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है। अगला है शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। शिक्षण जो है वह विद्यार्थियों में आगे और बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए और नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जागृत करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। बिल्कुल, शिक्षण की एक अन्य विशेषता में यह है कि शिक्षण कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वह मनोविज्ञान के आधार पर ही निश्चित की जाती है। शिक्षण का कार्य छात्र के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने शिक्षण की विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया। अब हम जानेंगे शिक्षण की प्रकृति के विषय में। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति या इसे हम शिक्षण का स्वरूप भी कह सकते हैं। शिक्षण को कला तथा विज्ञान दोनों ही रूपों में स्वीकार किया गया है। पेंटन महोदय ने इसे कला के रूप में स्वीकार किया है,
पेंटन ने शिक्षण को कला कहा है। शिक्षण को कला के रूप में स्वीकार करने की जो झलक है वह हमें प्राचीन दृष्टिकोण में मिलती है। आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षण को एक विज्ञान माना गया है, क्योंकि विज्ञान की तरह इसके अंतर्गत इसका जो स्वरूप है वह व्यवस्थित रूप में इसका अध्ययन करवाया जाता है। तो इसे वर्तमान आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें इसके व्यवस्थित रूप होने के कारण इसे विज्ञान माना गया है। इसकी जो प्रकृति है या जो स्वरूप है उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षण सीखना व सिखाना है, यानी शिक्षण के माध्यम से हम सीखते हैं व दूसरों को सिखाते हैं। शिक्षण सीखना भी है और सिखाना भी है। दूसरा है शिक्षण का कार्य ज्ञान में अभिवृद्धि और विकास करना है। शिक्षण के माध्यम से हम हमारे ज्ञान को और अधिक बढ़ाते हैं, उसकी अभिवृद्धि करते हैं, उसका विकास हम करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण सूचना देना है। अगला शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करना है, यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं उसके साथ समायोजित होने का कार्य जो हम करते हैं वह शिक्षण के माध्यम से ही करते हैं। तो शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता विद्यार्थी में उत्पन्न करता है। शिक्षण की एक प्रकृति वातावरण से समायोजन करवाने वाली होती है। नेक्स्ट है शिक्षण संवेगों का प्रशिक्षण है। शिक्षण के माध्यम से हम हमारे संवेग, क्रोध, हर्ष आदि पर कंट्रोल रखना सीख जाते हैं। आदि को कब किस तरह से व्यक्त करना है वह हम सीख जाते हैं। तो यह शिक्षण की जो प्रकृति है वह संवेगों का भी प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट है शिक्षण शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का विकास करता है। नेक्स्ट शिक्षण एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बालकों में अपेक्षित परिवर्तन लाने के कारण शिक्षण एक विकासात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है, यानी हम बच्चे में जिस तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं उस हेतु शिक्षण जो है वह एक विकासात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया मानी गई है। इसकी प्रकृति जो है वह विकासात्मक और उपचारात्मक है। शिक्षण से लेकर अनुदेशन तक शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलने का शिक्षण से लेकर अनुदेशन तक शिक्षण सतत प्रक्रिया है, सतत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट है शिक्षण का मापन किया जा सकता है, यानी शिक्षण की प्रकृति जो है, शिक्षण का जो स्वरूप है वह मापनीय है, उसका मापन किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया शिक्षण का अर्थ, विभिन्न शासन व्यवस्था के अनुसार उसका शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रकृति, आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी से आगे का टॉपिक लेके फिर उपस्थित होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।